राधे राधे सभी को। आशा है आप सब कुशल मंगल होंगे। आज का हमारा वीडियो इस जीके पीवाईक्यू सीरीज का रहने वाला है 25 सितंबर की शिफ्ट नंबर 3 यानी कि लास्ट शिफ्ट के 25 क्वेश्चंस आज हम लगाने वाले हैं। और जैसे जैसे ये सीरीज जो है वो हमारी समाप्ति की तरफ जा रही है, मैं आप सबसे यही बोलना चाहूँगा कि भाई आप कोर्स को पूरा करने में ध्यान मत दीजिए, पीवाईक्यूज एंड मॉक बराबर लगाते रहिए। ठीक है, लोगों को लगता है कि कोर्स पूरा करने से जो है हम अच्छे नंबर ला सकते हैं, पर ऐसा नहीं होता मेरे दोस्त। तो यही चीज़ मैं आपको समझाना चाहूँगा और इसके लिए मैं सफिशिएंट एक वीडियो भी निकाल दूंगा जिसमें मैं आपको बताऊंगा कि कौन से तरीके से जो आप है बेटर परफॉर्म कर सकते हैं किसी भी एग्ज़ाम में। ज़रूरी नहीं है मैं एसएससी की बात करूँगा, मैं सारे एग्ज़ाम्स को मद्देनज़र रखते हुए सबकी बात करूँगा कि क्या इंपॉर्टेंट रहता है और किस तरह की मानसिकता चाहिए। तो चलते हैं, शुरू करते हैं। जो हमारा थीम श्लोक है उसको सभी जो है मन में एक बार दोहरा लेंगे। ओम कृष्णाय वासुदेवाय हरे कृष्णाशाय गोविंदाय। और इसी श्लोक के साथ जो है आज की क्लास हम स्टार्ट करेंगे। हमारा पहला क्वेश्चन है, इन विच ईयर वॉज उजाला योजना लॉन्च। अब देखिए, एक उज्जवल योजना है और एक उजाला योजना है, दोनों में डिफरेंस है, दोनों को आप समझना। जो उजाला योजना है इसका फुल फॉर्म है उन्नत ज्योति बाय अफोर्डेबल एलईडीज फॉर ऑल। अफोर्डेबल एलईडीज फॉर ऑल। ठीक है, तो ज्योति साहब समझ लीजिए ये बल्ब के लिए है। ठीक है, कब स्टार्ट हुई थी? तो ये स्टार्ट हुई थी 2015 में 1 मई को। ठीक है, और इस योजना के दौरान एलईडीज जो होती हैं वो डिस्ट्रीब्यूट की गई थी। डिस्ट्रीब्यूटेड एलईडी बल्ब एट सब्सिडाइज्ड रेट, ताकि लोगों को फायदा हो। ठीक है, जिससे क्या है, मतलब उनकी अल्टीमेटली क्या है, टू रिड्यूस इलेक्ट्रिसिटी बिल, उस चीज में उनको हेल्प हो। तो ये चीज आपको समझनी है। जो उज्जवल योजना है उसमें एलपीजी सिलेंडर की बात कही गई है, दी गए हैं। ठीक है, तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है। ये हमारी उज्जवल योजना है। ठीक है, ध्यान रखना है। 386 करोड़ टन्स ऑफ रिडक्शन इन CO2 एमिशंस मेड पॉसिबल, ये टारगेट हमने अचीव किया है, ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। और इतने करोड़ एलईडीज, इतने करोड़ ट्यूबलाइट्स, इतने करोड़ फैंस जो हैं वो डिस्ट्रीब्यूट किए गए हैं, ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। तो याद रखना है, उन्नत ज्योति फॉर अफोर्डेबल एलईडीज फॉर ऑल इज उजाला योजना। ठीक है, लॉन्च इन 2015। ओके, तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। आगे आते हैं, Which of the following schemes of Government of India is a part of Target Group Approach? तो टारगेट ग्रुप अप्रोच का कौन हिस्सा है? ड्रॉट प्रोन एरिया प्रोग्राम DPAP, मार्जिनल फार्मर्स डेवलपमेंट एजेंसी, हिल एरिया डेवलपमेंट प्रोग्राम, कमांड एरिया डेवलपमेंट एंड वाटर मैनेजमेंट प्रोग्राम। अब टारगेट ग्रुप का मतलब क्या है, अगर आप इसको सिंपली आपको नहीं पता है क्या है ये क्या नहीं है, तो आप इसके जो नॉर्मल सिंपल मीनिंग है वो निकाल लीजिए। टारगेट ग्रुप का मतलब क्या है कि एक पर्टिकुलर टारगेट ग्रुप को हम टारगेट कर रहे हैं। आपको पता है ड्रॉट प्रोन एरिया प्रोग्राम्स उन जगहों पे जाता है जहां पर ड्रॉप आता है या फिर संभावना है, वहां की हेल्प करता है। तो ये पर्टिकुलर एरिया की बात तो हम नहीं कर रहे हैं। ठीक है, हिल्स एरिया प्रोग्राम भी हम पर्टिकुलर पूरे नॉर्थ ईस्ट को काउंट कर रहे हैं उसमें, वो हम बात नहीं कर रहे। एरिया डेवलपमेंट एंड वाटर मैनेजमेंट प्रोग्राम ये भी हम बात नहीं कर रहे। तो द आंसर वुड बी मार्जिनल फार्मर्स डेवलपमेंट एजेंसी, जिसमें हम मार्जिनल फार्मर्स की बात कर रहे हैं। तो ये आपको ध्यान रखना है, दैट इज द करेक्ट आंसर। अब ये MFDA है क्या, कहां पे किन लोगों की हेल्प करता है? तो इट इनहेंसेस इनकम एंड लाइवलीहुड, ये इसका ऑब्जेक्टिव है। अपॉर्चुनिटी
ऑफ मार्जिनल फार्मर्स एंड एग्रीकल्चर लेबरर्स, मार्जिनल फार्मर्स एंड एग्रीकल्चरल लेबरर्स। तो ये पर्टिकुलर इस ग्रुप को टारगेट करता है और उनकी इनकम और उनकी लाइवलीहुड को मतलब कि अच्छा बेहतर बनाने में सहयोग देता है। तो ये चीज़ ये है आपका मार्जिनल फार्मर डेवलपमेंट एजेंसी। ठीक है, तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। आगे आते हैं। हाउ मैनी एथलीट्स वर सिलेक्टेड टू रिप्रेजेंट इंडिया इन एट 1924 पेरिस समर ओलंपिक्स। अब देखो 12, 10, 11, 8। अब मुझे देखो, मुझे जहाँ तक पता है इसमें थोड़ा सा ये है ऑप्शन का, उन्होंने मतलब कि एसएससी ने थोड़ा ऑप्शन गलत देखा है। एक्चुअली में 7 गए थे, ये 7 हैं, आप देख सकते हैं 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। ये 7 एथलीट हैं जिन्होंने 1924 पेरिस ओलंपिक्स में भारत को रिप्रेजेंट किया था। 7 मेंबर्स। ठीक है, ठीक है। और ये जो मतलब कि जो ये 8th मेंबर हैं, ये जो हमारे 8th मेंबर हैं हैरी बग, ये एक्चुअल में ओलंपिक कोच थे इंडिया के। तो 8 लोगों ने 8 लोग गए थे बट 7 एथलीट्स थे। तो यहाँ पे आंसर थोड़ा सा गड़बड़ी था, बट अगर आपको पता था तो आप इतना तो कह ही सकते थे। तो द आंसर वुड बी 8 अकॉर्डिंग टू एसएससी। ठीक है, बट अगर हम थोड़ा सा डेप्थ में जाएंगे तो हमें पता चलेगा कि 7 लोग थे। ओके, ये आप देख सकते हैं। आगे आते हैं। फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग ट्राइबल म्यूजिक एंड डांस फॉर्म वॉज अर्जुन सिंह धुर्वे कन्फर्ड विथ तुलसी सम्मान अवार्ड। तो तुलसी सम्मान अवार्ड जो है वो किस क्षेत्र में उनको मिला था? ये हमारे अर्जुन सिंह धुर्वे हैं, कि मैंने फोटो लगा रखी है। इनको किस में मिला था? मर्दाना में, पवारा में, बैगा डांस, बैगा म्यूजिक में, या फिर झुमता में? तो इनको मिला था बैगा डांस में। तो ये चीज़ भी आपको पता होनी चाहिए रिलेटेड टू अर्जुन सिंह धुर्वे सर। ठीक है, आगे आते हैं। इन नवंबर 2021 द गवर्नमेंट डिक्लेयर्ड नवंबर 15 एज जनजातीय गौरव दिवस। इट हैपन्स टू बी द बर्थ एनिवर्सरी ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग फ्रीडम फाइटर्स। तो नवंबर 15 को हम जनजातीय गौरव दिवस के रूप में हम सेलिब्रेट करते हैं। तो आपको बताना है किसकी ये बर्थ एनिवर्सरी है। बिरसा मुंडा की, कन्हू मुर्मू की, अर्जुन मुंडा की, या वीर नारायण सिंह की? तो आपको ये तो आइडिया लग ही गया होगा कि जो जनजातीय दिवस है वो हमारी बिरसा मुंडा सर की एनिवर्सरी है। अब ये बिरसा मुंडा कौन थे? तो देखो, इनको नॉर्थ ईस्ट में भगवान माना जाता है। क्यों? क्योंकि इन्होंने बहुत ही ज़्यादा लोगों की सहायता करी, उनके लिए मतलब खड़े रहे। मेन चीज़ ये है, उनके लिए ये लोग ये खड़े रहे। और आपको पता है इनके गांव में अभी अभी प्रधानमंत्री गए थे, मोदी गए थे मतलब कुछ टाइम पहले, और वो पहले प्राइम मिनिस्टर गए बने थे जो उनके गांव में विजिट किए थे। तो ये चीज़ भी बहुत ज़्यादा न्यूज़ में रही थी। अगर हम बिरसा मुंडा सर की बात करें तो इन्होंने एक हुई थी मुंडा अपराइजिंग, जिसको हम हो एंड मुंडा अपराइजिंग बोलते हैं, उसमें जो ये है लीड किया था मुंडा अपराइजिंग। रांची साइड हुई थी, याद रखना, एरिया में लिख देता हूँ यहीं पे, रांची में। और कौन सा साल था? तो 1899 में हो। ठीक है, और भी इन्होंने बहुत सारे आंदोलन, छोटे मोटे आंदोलन जो है उसमें पार्टिसिपेट किया, उन्होंने लीड भी किया और बहुत लोगों के लिए काम किया। वहीं हम बात करें कन्हू मुर्मू की, तो कन्हू मुर्मू और प्लस उनका भाई जो है सिद्धू मुर्मू, इनकी बात हम करते हैं संथाल रिबिलियन में। ये दोनों भाई थे, सिद्धू और कन्हू, इन्होंने संथाल रिबिलियन को लीड किया था इन द ईयर 1855। रिबिलियन 1855 में। सेम एक पैका रिबिलियन हुआ था, है ना। अब पैका रिबिलियन एक्चुअल में क्या था मैं आपको बताता हूँ। पैका एक जगह पड़ती है उड़ीसा में, और उस टाइम पे पैका एक कम्युनिटी थी। ठीक है, जैसे उस टाइम पे जो है गजपति रूलर्स उड़ीसा में थे। ठीक है, तो वहाँ पे एक पीजेंट फोर्स थी, मतलब लेबर फोर्स थी। जैसे आपको पता है, जैसे आपके खेत में कटाई वगैरह होनी है तो मतलब कि एक ग्रुप आता है जिसको आप मतलब ठेका वगैरह दे देते हो कि भाई हमारी कटाई कर दो इतने 1000 रुपये में, फलाना फलाना। तो वो क्या है, एक फोर्स है बेसिकली। तो ऐसे ही पैका नाम की एक फोर्स थी, पीजेंट फोर्स थी गजपति रूलर के अंडर।
ठीक है। अब हुआ क्या कि ये पाइका फोर्स जो है खुर्दा किंगडम्स को असिस्ट करने लगी, खुर्दा किंगडम को, और ब्रिटिशर्स ने खुर्दा किंगडम को ही हटा दिया। तो इनके पास कोई काम बचा नहीं। अब इनके पास जब कोई काम नहीं है तो ये करें क्या, पीजेंट फोर्स है, समझ रहे हो। तो मतलब कि बहुत दिक्कतें आने लगी, इसलिए ये रिबिलियन हुआ था। इसको लीड किया था, नाम आप याद रखेंगे, बख्शी जगबंधु विद्याधर ने। बख्शी जगबंधु बंधु विद्याधर, इन्होंने इसको लीड किया था। कहाँ हुआ था, उड़ीसा में, ये तो आपको पता ही होगा। ठीक है, इस चीज का आपको ध्यान रखना है। ओके, वैसे ही एक और मैं रिबिलियन की बात कर लेते हैं हम थोड़ा सा, यहाँ पे 2-3 रिबिलियन की बात कर लेते हैं जो रिलेटेड है। जैसे अहोम रिबिलियन, अहोम रिवोल्ट या अहोम रिबिलियन बोल लो आप, जो असम में हुआ था, अहोम करके जगह है वहाँ पे, 1828 में हुआ था। और इसको लीड किया था किसने, गोमधर कुंवर ने, गोमधर कुंवर ने। ठीक है, असम में, ये चीज़ याद रखनी है। एक खासी अपराइजिंग है, वो भी याद कर लो आप, खासी अपराइजिंग। रामोसी अपराइजिंग भी एक है, उसकी भी हम बात कर लेते हैं यहीं पे, रामोसी अपराइजिंग। इनके ऊपर क्वेश्चन ऑलरेडी बन चुका है, अगर आप सर्च करेंगे तो भाई आपको मिलेगा। ठीक है, मैं कोई भी इन्फॉर्मेशन, देखिए मैं भी वही लाइफ जी रहा हूँ जो आप जी रहे हैं, तो मैं कोई भी ऐसी फालतू बातें नहीं बताना चाहता कि भाई जो आपके एग्जाम में कभी पूछी ही नहीं गई हो। इंपॉर्टेंट हो वो डजेंट मैटर, बट कभी पूछी ही नहीं गई हो, ठीक है ना, या फिर कभी उसके चांसेस ना हो, तो ऐसी बात मैं कभी अब आपको बताऊंगा नहीं। तो जितनी भी बात मैं बताऊंगा, अगर आप गूगल पर सर्च भी मारेंगे या किसी पे भी प्लेटफॉर्म पर सर्च मारेंगे एंड लिखेंगे कि एसएससी एग्जाम में कब पूछा गया है, तो आपको उससे रिलेटेड जानकारी मिलेगी। ठीक है, वो क्वेश्चन आपको मिलेगा। तो 1829 से 33 की तक चला था ये। ठीक है, मेघालय में हुआ था, खासी जगह पड़ती है, आपको पता है, गारो खासी जयंतिया, मेघालय। और ये कॉलोनियल रूल के अगेंस्ट था, अगेंस्ट कॉलोनियल रूल। और क्वेश्चन पूछा गया था कि इनको लीड किसने, खासी अपराइजिंग लीड किसने किया था, तो याद रखना है यू टायरट सिंह, ये नाम याद रख लीजिए, इन्होंने लीड किया था खासी अपराइजिंग को। रामोसी अपराइजिंग की बात करते हैं 1824 में, और ये साउथ में हुआ था, साउथ में महाराष्ट्र, वहां पे ये अपराइजिंग उठी थी। और इसको लीड किया था वसुदेव बलवंत फडके ने, वसुदेव बलवंत फडके, ये नाम आपको याद रखने हैं क्योंकि ये ऑलरेडी पूछे गए हैं। ओके, आगे आते हैं। होला मोहल्ला इज अ फेस्टिवल एसोसिएटेड विथ विच ऑफ द फॉलोइंग रिलीजन और बिलीफ। तो होला मोहल्ला किससे एसोसिएटेड है, तो आपको पता है, ये हम ऑलरेडी देख चुके हैं। दिवाली के बाद जो दिन होता है उसमें हम होला मोहल्ला सेल्स को सेलिब्रेट करते हैं। दिवाली बोल दिया मैंने, सॉरी, होली, होली के बाद जो दिन है उस दिन हम होला मोहल्ला जो है क्या करते हैं, सेलिब्रेट करते हैं। ये सिखों का त्यौहार है। और याद रखना है, इसको स्टार्ट किया था गुरु गोविंद सिंह, जो कि 10th गुरु हैं, सिख 10th गुरु हैं। और इन्होंने बैसाखी का भी शुरुआत किया था। मैंने एक बार गलती से किसी सेशन में बता दिया था कि जो है बैसाखी जो है वो गुरु नानक देव के लिए, देव के बर्थ एनिवर्सरी पे सेलिब्रेट करते हैं, ऐसा नहीं है। गुरु गोविंद सिंह ने उसको स्टार्ट किया था। ठीक है, तो बैसाखी भी आप यहाँ पे मेंशन कर लीजिए। और इन्होंने खालसा पंथ की भी शुरुआत की थी। ठीक है, ओके। और गुरु नानक देव से आपको जो फेस्टिवल याद रखना है वो है गुरु पर्व। ठीक है, ये त्यौहार जो है हम गुरु नानक की बर्थ एनिवर्सरी के दिन सेलिब्रेट करते हैं या उनके मद्देनज़र सेलिब्रेट करते हैं। गुरु नानक देव जो हैं वो फाउंडर थे, सिखिज़म के पहले गुरु माने जाते हैं। इन्होंने ही लंगर सिस्टम जो आज हम देखने को मिलता है, जिसकी हम बहुत ही तारीफ़ करते हैं, कोई भी बंदा उसके बिना तारीफ़ के मानता नहीं है, तो वो सिस्टम जो है वो गुरु नानक देव ने ही शुरू किया था। ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। और इनके प्रोमिनेंट रूलर कौन थे, तो महाराजा रणजीत सिंह थे, जिसमें जो ट्रीटी ऑफ अमृतसर हुई थी आपको याद हो, जिसमें सिंधु नदी को जो है
बाउंड्री माना था कि ब्रिटिशर सिंधु नदी की उस तरफ रहेंगे, एक तरफ जो है महाराजा रणजीत सिंह रहेंगे। महाराजा रणजीत सिंह ने ही गुरुद्वारा पे जो गोल्डन टेम्पल हम देखते हैं उसकी कोटिंग चढ़वाई थी। ये सब चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। आते हैं आगे। विच ऑफ द फॉलोइंग कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट लेड टू द फॉर्मेशन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स काउंसिल, यानी जीएसटी काउंसिल का जो फाउंडेशन है वो किस अमेंडमेंट के थ्रू हुई। ठीक है, जीएसटी की जहां बात हो आप किससे रिलेट करते हैं, 102, 100, 101 या फिर 103 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट। तो 103 से तो आपको पता होना चाहिए कि भाई 103 जो है ये किसकी बात करता है, ये 10% रिजर्वेशन देता है ईडब्ल्यूएस को अंडर दी यूआर। जनरल में जो ईडब्ल्यूएस है, इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन है, उसको 10% रिजर्वेशन देता है। ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए। जो 102 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट है, ये इसके दौरान पे जो एक नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लासेस बनी थी, नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लासेस बनाई गई थी ओबीसी के लिए। तो ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए। 100 वाला जो है वो जो है एक्सचेंज ऑफ सर्टेन एनक्लेव्स बिटवीन इंडिया एंड बांग्लादेश के बारे में बात करता है। मैं लिख देता हूं यहाँ पे, एक्सचेंज ऑफ सर्टेन एनक्लेव्स बिटवीन इंडिया एंड बांग्लादेश। तो जीएसटी की बात कौन सा करता है, वो है 101st कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट। ये चीज आपको याद रखनी है। और जीएसटी जो है वो किस आर्टिकल के अंदर आता है ये भी आपको पता होना चाहिए। तो आर्टिकल 279A की हम बात कर रहे हैं जब हम जीएसटी की बात कर रहे हैं। ठीक है, और हम थोड़े से देख लेते हैं कौन कौन से अमेंडमेंट जो है इंपॉर्टेंट है। तो फर्स्ट अमेंडमेंट इंपॉर्टेंट है क्योंकि इससे हमने 9th शेड्यूल जोड़े थे। 65 वाला इंपॉर्टेंट है क्योंकि ST/SC कमीशन बनाया गया था। वोटिंग एज रिड्यूस की गई थी 61st अमेंडमेंट से। एंड आपको पता है इसी के बाद जो है जो हमारी इलेक्शन कमीशन है वो सिंगल मेंबर बॉडी से मल्टी मेंबर्ड बॉडी बन गई थी, क्योंकि 21 साल से जो एज कम करके 18 कर दी थी वोटिंग की। राइट टू प्रॉपर्टी हटाई थी 144 अमेंडमेंट से, और 300A में जो लीगल राइट्स हैं उसमें इसको डाल दिया था। ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। पंचायती राज पंचायत जो है वो 73rd अमेंडमेंट से ऐड की गई थी। 74th से याद रखना है म्यूनसिपैलिटी को ऐड किया गया था। ठीक है, 42nd से जो है शब्द जोड़े गए थे, सेलुलर इंटीग्रिटी, और एक और शब्द जोड़ा गया था सोवरिन। सोवरिन था, क्या था, इंटीग्रिटी, सेलुलर, लगता मैं भी भूल रहा हूँ भाई। तो जीएसटी आपको पता है 101 से अभी हमने देखा। सिंधी लैंग्वेज जोड़ा गया था 21st अमेंडमेंट से। लोकसभा की सीट जो है वो 525 से 545 के बीच में होंगी, ये बोला गया था 31st अमेंडमेंट से। ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। क्या था शब्द याद नहीं आ रहा, इंटीग्रिटी, सेक्युलर, सोवरिन था शायद। ठीक है, तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। आगे आते हैं। विच एसिड इज यूज्ड एज अ सोवरिन एजेंट एडेड टू विनेगर, पिकल, वेजिटेबल्स एंड सॉसेस एज अ रॉ मटेरियल फॉर सीजनिंग। नमक, अचार वगैरह में जो है, विनेगर वगैरह में कौन सा एसिड डालते हैं, ठीक है, और उसको रॉ मटेरियल एज सीजनिंग भी यूज़ करते हैं। सिट्रिक एसिड, एसिडिक एसिड, टार्ट्रिक एसिड या फॉर्मिक एसिड। तो देखो फॉर्मिक एसिड तो आपको कहाँ देखने को मिलता है, स्टिंग ऑफ आंट में, डंक में, है ना, बीस, मधुमक्खी के डंक में, और एक पौधे में जिसको हम बोलते हैं नेटल लीव्स। ठीक है, सिट्रिक एसिड की बात करें तो ये सिट्रस फ्रूट्स में देखने को मिलता है, जैसे कि ऑरेंजेस वगैरह जो होते हैं, सिट्रस फ्रूट्स, है ना, ऑरेंजेस हो गया, लेमन हो गया, ये सब में क्या है, सिट्रिक एसिड देखने को। टार्ट्रिक एसिड जो है वो टैमरिंड, क्या बोलते हैं उसको, इमली और ग्रेप्स में पाया जाता है। तो द करेक्ट आंसर वुड बी एसिटिक एसिड, जो कि विनेगर, पिकल्स, वेजिटेबल्स एंड सॉसेस में यूज होता है। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। और हम थोड़ी सी बात कर लेते हैं बाकी सारे एसिड की भी हम बात कर लेते हैं, जैसे कि आपका मैलिक एसिड, ऑक्सैलिक एसिड, लैक्टिक एसिड, एब्सकॉर्बिक एसिड, है ना, ब्यूटारिक एसिड, और कौन सा बच गया, और कोई बच गया हो तो मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए कौन सा बच गया। मैलिक एसिड में
किस में पाया जाता है? एप्पल में, बनाना में, है ना। ऑक्सैलिक एसिड ग्रीन वेजिटेबल्स जैसे कि स्पिनच हो गया, स्पिनच, कैबेज हो गया, है ना, और टमाटो भी इसका एग्जांपल है। लैक्टिक एसिड तो आपको पता ही है, कर्ड में, ठीक है। एब्सकॉर्बिक एसिड आंवला, है ना, जो कि डाइजेशन के लिए बहुत अच्छा होता है। ब्यूटारिक एसिड याद रखना है आपको, बटर और घी में पाया जाता है। तो ये कुछ एसिड हैं जो आपको याद होने ही चाहिए। और मैं आपको एक क्वेश्चन पूछ देता हूँ, इनमें से यही जो 5 ऑप्शन है आप ले लीजिए, इनमें से कौन सा एसिड जो है वो फोटोग्राफी में यूज होता है? ठीक है, ये आपका काम है, ये आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे कौन सा एसिड। मैंने 4-5 ऑप्शन ले लीजिए आप। चलो पहला ऑप्शन हटा दो, बैलिक एसिड हटा दो, 4 ऑप्शन ले लो आप। 4 में से कौन सा एसिड जो है वो फोटोग्राफी में यूज होता है और कहाँ यूज होता है? ठीक है, ये आपको आपका सवाल है, होमवर्क। ठीक है, आगे आते हैं। विच कोल इज लो ग्रेड, ब्राउन एंड सॉफ्ट विथ हाई मॉइस्चर कंटेंट? मेटलर्जिकल कोल, लिग्नाइट, बाइटुमिनस या फिर एंथ्रासाइट? तो देखो, कोल को हम जो है 4 टाइप्स में डिवाइड करते हैं। उससे पहले याद रखना है कि कोल को हम बरीड सनशाइन के नाम से जानते हैं। ठीक है, क्यों बोलते हैं? क्योंकि आपको पता है ये जो है फॉसिल्स में पाया जाता है, और फॉसिल्स क्या है, जमीन के अंदर बरीड होते हैं, ये चीज। दूसरी चीज, कौन सा कोल कितना अच्छा है ये हम कैसे चेक करते हैं? तो हम चेक करते हैं कार्बन कंटेंट से। किसी का जितना अच्छा कार्बन कंटेंट होगा वो उतना ही अच्छा कोल होगा। ठीक है, सेकंड चीज और भी, जैसे ऐश कंटेंट कम होना चाहिए, सल्फर कंटेंट जो है वो भी कम होना चाहिए, और मॉइस्चर कंटेंट भी है वो भी कम होना चाहिए। तो जितना कम होगा उतना कोल बेटर होता है, ये चीज़ आपको समझनी है। ठीक है, अब मैं क्या बता रहा था कि मैं ये बता रहा था कि 4 तरह के कोल होते हैं। ठीक है, मतलब मेनली 4 तरह के होते हैं, वैसे तो हम और भी डिवाइड करते हैं, वो भी मैं आपको बताऊंगा। पहले वाले को हम बोलते हैं एंथ्रासाइट, दूसरे वाले को हम बोलते हैं बाइटुमिनस, फिर आता है लिग्नाइट, और लास्ट में आता है पीट, ऑन द बेसिस ऑफ कार्बन कंटेंट प्रेजेंट इन कोल। ओके, एंथ्रासाइट में सबसे अच्छा कोल एंथ्रासाइट माना जाता है, क्योंकि इसमें 80 से 95% जो है कार्बन कंटेंट पाया जाता है। अगर बाइटुमिनस जो है उसमें 60 से 80% पाया जाता है। और ये इंडस्ट्रियल, मतलब कि नॉर्मली जो कोल है वो हम यही यूज करते हैं इंडस्ट्रीज में, इसलिए इसको मेटलर्जिकल कोल और मेटलर्जिकल कोल या फिर इसको कुकिंग कोल के नाम से भी जाना जाता है। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। लिग्नाइट की बात करें तो इसमें कार्बन कंटेंट जो है वो 40 से 60% होता है, और ये भारत के तमिलनाडु में एक जगह पड़ती है नेवेली, वहाँ पे पाया जाता है। इसके बारे में बहुत क्वेश्चन बना हुआ है, तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। पीट जो होता है सबसे बेकार कोल होता है, इसमें 40% से भी कम जो है कार्बन कंटेंट पाया जाता है, 40%। ठीक है, तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। एक और कोल होता है जिसका हम बोलते हैं टर्शरी कोल, पर ये बहुत कम भारत में पाया जाता है। जनरली जो है लो ग्रेड का कोल होता है पीट की तरह, और जनरली जो है ये मेघालय वाले जो क्षेत्र होते हैं ना वहाँ पे पाया जाता है। तो ये चीज़ भी आपको ध्यान रखनी है। अब आते हैं क्वेश्चन पे। तो क्वेश्चन ने क्या पूछा था कि विच कोल इज लो ग्रेड ब्राउन सॉफ्ट? तो कौन सा है सबसे लो ग्रेड? वो है लिग्नाइट, जिसको हम ब्राउन कोल भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ब्राउन कोल भी बोलते हैं। ओके, तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। ठीक है, आगे आते हैं। अगर पीट आंसर होता तो पीट भी उसका आंसर हो जाता है, क्योंकि सबसे लो ग्रेड तो वही है। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग गैसेस प्लेस एन इंपॉर्टेंट रोल इन वेल्डिंग टाइटेनियम, एल्यूमिनियम, स्टेनलेस स्टील एंड मैग्नीशियम? तो कौन सी गैस का बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल होता है वेल्डिंग करने में? ठीक है, तो वेल्डिंग में याद रखना है कौन सी गैस यूज होती है? एर्गन। ठीक है, ये यूज होती है। और एक और जगह यूज होती है, याद कर लो, डबल पेन विंडो ग्लासेस जो होती है ना, अगर आपने देखी हो, ठीक है, अब मैं इसमें बना के तो नहीं समझा सकता, पर दो दो ग्लास लगे होते हैं, एक के पीछे एक, उसके बीच में जो है आर्गन गैस का यूज होता है।
ठीक है, तो डबल पेन विंडो ग्लास में भी एयरगन यूज़ होती है। और याद रखना इसकी डिस्कवरी किसने की थी, तो इसको डिस्कवर किया था रैमसे और रेली ने, रैमसे प्लस रेली, ये नाम याद कर लेना, आर याद कर लेना, ठीक है। और तो कुछ नहीं। विच अवार्ड वॉज स्टार्टेड बाय द गवर्नमेंट ऑफ मध्य प्रदेश इन 1980 टू द एक्सपोनेंट ऑफ हिंदुस्तानी क्लासिकल म्यूजिक। तो याद रखना है, इंडिया में दो तरह का क्लासिकल म्यूजिक को हम डिवाइड करते हैं। एक तो हिंदुस्तानी क्लासिकल म्यूजिक जो कि नॉर्थ ईस्ट वाले जो है, या फिर नॉर्थ जो है, जो गंगा प्लेन्स है वहाँ पे जो परफॉर्म किया जाता है। जो साउथ वाला म्यूजिक है, केरला, कर्नाटका, आंध्रा, ये तेलंगाना, के तमिलनाडु, ये जो क्षेत्र है, इसमें इस वाले म्यूजिक को हम बोलते हैं कार्नाटिक म्यूजिक। और या फादर ऑफ कार्नाटिक किसको बोलते हैं, पुरंदर दास को। और क्वीन ऑफ कार्नाटिक म्यूजिक हम एम.एस. सुब्बलक्ष्मी को बोलते हैं। तो ये चीज़ आपको बताना चाहिए। अब हिंदुस्तानी क्लासिकल म्यूजिक में जो कंपोनेंट होते हैं उनको मध्य प्रदेश सरकार एक अवार्ड देती है, ठीक है, जो कि 1980 में शुरू हुआ था। तो क्या अवार्ड है, तो याद रखना, दी अवार्ड नेम इज तानसेन सम्मान अवार्ड, ठीक है। नाम से ही समझ रहे हो, वैसे तो हम बहुत बार डिस्कस कर चुके हैं, पर एमपी गवर्नमेंट जो है वो तानसेन सम्मान अवार्ड, अच्छा, और भी देती है, जैसे कि लता मंगेशकर अवार्ड देती है, लता मंगेशकर अवार्ड। और एक और है लेट दीनानाथ मंगेशकर अवार्ड, लेट दीनानाथ मंगेशकर। ये दोनों अवार्ड अलग अलग हैं, ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है, अवार्ड, ठीक है। ए फॉर अवार्ड। और लेट दीनानाथ मंगेशकर अवार्ड के पहले रेसिपिएंट जो है, पहली बार जिसको मिला था वो थे मोदी जी हमारे। तो ये चीज़ आपको याद रखनी है, ठीक है। ये भी एमपी गवर्नमेंट देती है। कौन सी गवर्नमेंट, एमपी, ठीक है। आगे आते हैं। वेयर वॉज द फर्स्ट सक्सेसफुल टेक्सटाइल मिल स्टैब्लिश इन इंडिया। फर्स्ट सक्सेसफुल की बात की है, याद रखना क्या पूछा गया है, टेक्सटाइल मिल नहीं पूछा गया, फर्स्ट सक्सेसफुल टेक्सटाइल मिल की बात की है। तो कहाँ पर स्टैब्लिश हुई थी, कोलकाता में, सूरत में, मुंबई में या जयपुर में। तो इट वॉज स्टैब्लिश इन बॉम्बे, ठीक है, जिसको हम क्या बोलते थे, बॉम्बे स्पिनिंग एंड वीविंग मशीन मिल, सॉरी, ठीक है। तो ये थी एक कॉटन मिल, मैं बता देता हूँ इस तरह से। फर्स्ट कॉटन मिल जो है वो स्टैब्लिश हुई थी, सबसे 1818 में स्टैब्लिश हुई थी फोर्ट ग्लॉस्टर में, बट वो अनऑफिशियल थी और मतलब सक्सेसफुल नहीं थी एक तरह से, क्योंकि बाद में हटा दी गई थी। तो ये चीज़ आपको बताना चाहिए। जो फर्स्ट सक्सेसफुल थी वो 1854 में थी, उसका नाम था बॉम्बे स्पिनिंग एंड वीविंग मिल। मैंने फोटो शायद लगा रखी है, मैं आपको दिखाऊंगा, स्पिनिंग एंड वीविंग मिल, ठीक है। हाँ, मैं लगा रखी, ये आपकी फोटो, ये आपकी मिल है, देख लीजिए आप। फाउंडर कौन थे, फाउंडर थे आपके नाना भाई दावर, यहाँ पे लिख मेंशन है, कवास्की नाना भाई दावर इसके फाउंडर माने जाते हैं। बॉम्बे स्पिनिंग मिल थी, फरवरी 1854 को ये फाउंड हुई थी। ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है, ये मिल की फोटो लगी हुई है, ठीक है। ये होगी कॉटन मिल की बात। फर्स्ट जूट मिल कब स्टैब्लिश हुई थी, फर्स्ट जूट मिल। और भारत में पहली सीमेंट फैक्ट्री कब लगाई गई थी, इसके ऊपर भी क्वेश्चन पूछा गया है, तो ये आप मुझे कब बता सकते हैं। तो फर्स्ट जूट मिल आपकी 1855 में, एक साल बाद बनाई गई थी। कहाँ पे, रिसरा, वेस्ट बंगाल, रिसरा डिस्ट्रिक्ट ऑफ वेस्ट बंगाल, जिसको हम एक्लैंड मिल के नाम से जानते हैं। ये नाम याद कर लो, ठीक है। अगर वहीं हम सीमेंट फैक्ट्री की बात करें तो सीमेंट फैक्ट्री पहली वाली जो लगाई गई थी वो 1904 में लगाई गई थी। कहाँ पे, चेन्नई में। तो ये चीज़ भी आपको पता होनी चाहिए, ओके, समझ गए। अगर यहाँ पर सक्सेसफुल ये वर्ड नहीं होता तो आंसर जो है वो भी कैलकाटा हो जाता, क्योंकि पहली जो कॉटन मिल थी वो फोर्ट ग्लॉस्टर में लगाई गई थी, पर वो अनसक्सेसफुल थी, ठीक है। ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। आते हैं आगे। विच ऑफ द फॉलोइंग एक्ट गेव द गवर्नमेंट enormous पावर टू रिप्रेस पॉलिटिकल एक्टिविटीज एंड अलाउ डिटेंशन ऑफ पॉलिटिकल प्रिजनर विदाउट ट्रायल फॉर 2 years, ठीक है। इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872, रॉलेट एक्ट
1919, क्रिमिनल ट्राइब्स एक्ट 1871, इंडियन स्लेवरी एक्ट 1843। तो कौन सा एक्ट था जिसने गवर्नमेंट को ये पावर दे दी थी कि वो किसी भी को भी पॉलिटिकली जो है जेल में डाल सकती थी? मतलब बेसिकली अगर मैं हिंदी भाषा में बोलूँ तो वो कौन सा था, मैंने स्लोगन याद किया था, कैसे याद किया था मैंने, बिना वकील बिना दलील, ऐसा करके मैंने याद किया था कि तो कौन सा एक्ट था, ये था हमारा रॉलेट एक्ट, जिसके तहत किसी पे भी अगर शक है कि ये भाई ब्रिटिश के खिलाफ जो है कुछ मतलब बातें भी कर रहा है तो उसको 2 साल के लिए जेल में डाल सकते थे बिना दलील बिना वकील के। समझ रहे हो? इसीलिए गांधी जी ने इसको ब्लैक एक्ट बोला था। क्या बोला था? ब्लैक एक्ट। ठीक है। और इसी की वजह से जो है आपको पता है 2 लोग गिरफ्तार हो गए थे, सैफुद्दीन किचलू और डॉक्टर सत्यपाल। तो उसकी वजह से जो है रॉलेट एक्ट जो है चलाया गया था, जिसमें इन दोनों को क्या बोलते हैं, गिरफ्तार कर लिया गया था, सैफुद्दीन किचलू और डॉक्टर सत्यपाल। मैं नाम लिख दूं क्या? लिख देता हूँ मैं एक बार, सैफुद्दीन किचलू और डॉक्टर सत्यपाल। ये मतलब मेन नेम ये मान लो आप, क्योंकि इनके बारे में हम थोड़ा जानते हैं। बाकी और भी लोग अरेस्ट हुए थे। फिर हुआ क्या, फिर दिन आया बैसाखी का 13 अप्रैल 1919, जिस दिन जो है लोग जो है जलियांवाला बाग में इकट्ठा हुए थे बैसाखी सेलिब्रेट करने के लिए एज वेल एज जो लोगों को अरेस्ट किया था उसके बारे में डिस्कशन के लिए। ठीक है। बट इस दिन हुआ क्या, एक था जनरल E.M. डायर, इसने दोनों दरवाजे जो थे उस पर बंद करके अंधाधुंध फायरिंग का निर्देश दे दिए, जिससे जो है बहुत लोगों की डेथ हुई। और वो बीच में आप अगर जलियांवाला बाग जाएंगे तो बीच में एक कुआं पड़ता है, लोग उसमें भी कूद गए, उसमें भी लोगों ने फायरिंग कर दी, मतलब फायरिंग करवा दी। बहुत ही मतलब कि चारों तरफ खून ही खून हो गया। ठीक है। मैं आपको बता नहीं सकता कि क्या सीन था, क्योंकि आप अभी जाओगे तो अभी भी वहाँ पे गोलियों के निशान हैं। वहाँ पे जो है गवर्नमेंट ने उसको सर्कल कर दिया है कि यहाँ यहाँ गोली लगी है। ठीक है। तो ये बहुत ही मतलब कि निराशापूर्ण दिन था, एक तरह से ब्लैक डे बोल सकते हैं भारत की हिस्ट्री में। ठीक है। और एक जनरल ओ एम डायर थे शायद, ऐसे कुछ नाम था, ओ डायर था, ऐसे कुछ था, जिसने मतलब कि इस जनरल E.M. डायर की जो है वाहवाही की थी कि हाँ भाई क्या काम किया क्या नहीं किया। तो इसी को मारने के लिए आपको पता है, आपने वो मूवी देखी होगी, मैं एकदम से नाम भूल जाता हूँ भाई। अब मुझे भगत सिंह याद आ रहा है। ठीक है। ठीक है। हाँ, तो वो जो हमारे जो फ्रीडम फाइटर थे वो गए थे वहाँ पे लंदन में, उनको गोली मार दी थी। नाम क्या, उधम सिंह उनका नाम है। ठीक है। तो वो गए थे। ठीक है। अब हुआ क्या, तो ये इंसिडेंट हुआ, तो इसके बाद जो है आपको पता है गांधी जी ने जो अपनी केसरी हिंद की उपाधि थी और रविन्द्रनाथ टैगोर ने जो उनको उपाधि मिल रखी थी नाइटहुड की, वो दोनों उन्होंने वापस कर दी थी, है ना। और इसके बाद नॉन कॉर्पोरेशन मूवमेंट स्टार्ट हुआ था 1920 में। बट वो उसकी अगर बैकग्राउंड स्टोरी मैं बताऊं तो 1919 में खिलाफत मूवमेंट स्टार्ट हुआ था, अली ब्रदर्स ने लीड किया था उनको। वो उसका यहाँ से कोई मतलब नहीं था, वो एक ओटोमन अम्पायर था जहाँ पे खलीफा बैठता था मुस्लिम लोगों का। अब जब वर्ल्ड वॉर 1 हुआ तो उसके बाद ओटोमन अम्पायर हार गया, वहाँ से जो है खलीफा को हटा दिया गया। तो उसकी वजह से जो है खिलाफत मूवमेंट वर्ल्ड वाइड चला था। तो भारत में भी अली ब्रदर्स ने चलाया था। इसी का मौका समझते हुए महात्मा गांधी जी ने जो है 1920 में नेशनल कॉर्पोरेशन मूवमेंट को खिलाफत मूवमेंट के साथ मर्ज कर दिया, ये सोचते हुए कि हिंदू मुस्लिम एक यूनिटी का एक ही तरह से ये मतलब कि मूवमेंट देखा जाएगा, नेशनल मूवमेंट हो जाएगा। और इसका मतलब कि बहुत ही ज़्यादा इफेक्ट भी पड़ा। ठीक है। तो ये पूरी स्टोरी है ना। अगर आपको मतलब पता हो, और भी छोटी छोटी कहानियां हैं, लेकिन वो हम आज डिस्कस नहीं करेंगे क्योंकि मैंने आपको बताया है कि हम एकदम एंड में आ चुके हैं, कहानियों का टाइम अब चला गया है, अब बस रिवीजन का टाइम है। तो आपके दिमाग में जो भी आ रहा हो, फर्स्ट बात जो भी आपको दिमाग में आ रही हो, वो आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं, इससे रिलेटेड। ठीक है। इससे रिलेटेड आपको बात लिखनी है। आगे आते हैं। द टर्म ब्लू लाइन इज एसोसिएटेड विथ विच ऑफ द फॉलोइंग गेम्स। तो ब्लू लाइन जो है वो किस से एसोसिएटेड है, किस गेम से? फुटबॉल से, क्रिकेट से, टेबल टेनिस से, या फिर आइस हॉकी से? तो ये आपकी एसोसिएटेड है आइस हॉकी से।
ठीक है। फुटबॉल से और कितने कितने प्लेयर होते हैं एक बार वो भी हम देख लेते हैं। बैडमिंटन में 2 प्लेयर होते हैं, एक या सिंगल या डबल, ठीक है, ये तो आपको पता ही है। बेसबॉल में 9 होते हैं, बास्केटबॉल में 5 होते हैं, ब्रिज गेम में 2 होते हैं, कैरम में 2 होते हैं, क्रिकेट में 11 होते हैं, फुटबॉल में भी 11 होते हैं, रग्बी फुटबॉल में 15 होते हैं, याद रखना रग्बी में 15 होते हैं, कबड्डी में 7 होते हैं, हॉकी में 11 होते हैं, पोलो में 4 होते हैं, टेनिस में सिंगल और डबल, वॉलीबॉल में 6 प्लेयर होते हैं, वाटर पोलो में 7 प्लेयर होते हैं। ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है, ठीक है। इसके ऊपर भी क्वेश्चन पूछा जाता है, कबड्डी वगैरह से बहुत बार पूछा गया है, ठीक है। खो खो वगैरह से भी पूछा गया था, तो हाँ अच्छा हाँ, खो खो का आप मुझे बताएंगे, खो खो का आप मुझे बताएंगे क्योंकि अच्छा हुआ, मतलब जैसे भी हो हमने खो खो मेंशन नहीं किया, तो आप मुझे बताएंगे खो खो में कितने प्लेयर होते हैं, ठीक है, याद रखना है। और फुटबॉल से हम सारे टर्म्स याद कर चुके हैं ऑलरेडी, है ना, ड्रिबल, पेनल्टी, है ना, ऑफ साइड, गोलकीपर, ये सब ऑलरेडी। क्रिकेट से हम देख चुके हैं विकेट कीपर, इनिंग्स, अंपायर, वाइड बॉल, नो बॉल, है ना, और एग्रीकल्चर शॉट, ये सब हम ऑलरेडी देख चुके हैं, ठीक है। तो ये चीज आपको पता होनी चाहिए। आगे आते हैं। अकॉर्डिंग टू इंस्क्रिप्शन, पुष्यमित्र शुंग वॉज अ डिवोटी ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग गॉड्स? राम, शिव, कृष्ण या इंद्र भगवान? पुष्यमित्र शुंग पहली बात तो था कौन, डिवोटी किसका है ये तो हम बाद में चर्चा करेंगे, पहली बात था कौन। तो अगर आपने शुंगा डायनेस्टी का नाम सुना होगा तो उसके फाउंडर थे पुष्यमित्र शुंग ऑफ शुंगा डायनेस्टी, ठीक है। कब से कब तक? 185 से 73 बीसी तक, ठीक है। अगर आपने शुंगा डायनेस्टी के बारे में नहीं पता तो आपको एक चीज पता होनी चाहिए कि शुंगा डायनेस्टी से एसोसिएटेड एक पिलर इंस्क्रिप्शन है, स्तूपा है, बारूद स्तूपा, जो एमपी में है, इसी कार्यकाल में बनाया गया था, ठीक है। सेकंड चीज, एक क्वेश्चन पूछा गया था पुष्यमित्र शुंग जो है वो ब्राह्मण थे, पहली बात ये आपको पता होनी चाहिए, ठीक है। और इन्होंने किसको हरा के ये शुंग डायनेस्टी की स्थापना की थी? तो याद रखना है, बृहद रथ को हराया था, डिफेटेड बृहद रथ इन द ईयर 185 बीसी। एंड फिर उन्होंने, इनकी कैपिटल कौन सी थी? वो थी विदिशा, नाम याद रखना है, विदिशा, ठीक है। और इन्होंने 2 अश्वमेध यज्ञ भी परफॉर्म किए थे, यज्ञ भी परफॉर्म किए थे, ठीक है। और क्या आपको पता है, मैं एक चीज बताता हूं, क्या आपको पता है, आप मुझे कमेंट सेक्शन में यस और नो लिखेंगे सिर्फ। क्या आपको पता है पुष्यमित्र शुंग ने अशोका के लगभग 8,500 8,400 के आसपास प्लस लिख लीजिए स्तूपा डिस्ट्रॉय किए थे, डिस्ट्रॉयड या लिख देता हूँ। वैसे तो हम जब डिस्ट्रॉयर सुनते हैं तो हमें बख्तियार खिलजी याद आता है जिसने नालंदा यूनिवर्सिटी को उड़ा दिया था, लेकिन पुष्यमित्र शुंग ने भी 8,400 से ज़्यादा अधिक अशोका के स्तूपास डिस्ट्रॉयड किए थे, याद रखना आपको, ठीक है। इनके टाइम में एक कवि हुए पतंजलि, उन्होंने एक महाकाव्य लिखी जिसका नाम है महाभाष्य। क्या है? महाभाष्य, ये इनकी बुक का नाम है, कंपोजिशन है, याद रखना ये चीज, ये भी पूछा गया है। और ये किसके डिवोटी थे? तो ये भगवान कृष्ण के डिवोटी थे, ये चीज आपको याद रखनी है, ठीक है। इनके टाइम में एक और बहुत ही महान राइटर हुए, मतलब शुंग डायनेस्टी में, वो थे कालिदास। कालिदास की रचनाएं बहुत सारी है, लेकिन मैं आपको सिर्फ वही बताऊंगा जो इससे रिलेटेड है। शुंग डायनेस्टी से एक इनकी कंपोजिशन एसोसिएटेड है जिसका नाम है मालविका अग्निमित्र, ठीक है। एक्चुअली में ये एक स्टोरी है मालविका और अग्निमित्र की, इनकी लव स्टोरी है। अग्निमित्र कौन था? अग्निमित्र जो था वो पुष्यमित्र शुंग का बेटा था, उसकी और मालविका की लव स्टोरी है, ये क्या बोलते हैं, मालविका अग्निमित्र। तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है, ओके। आगे आते हैं। What action was taken by the government to celebrate the achievement of green revolution in agriculture? तो मतलब कि जब ग्रीन रेवोल्यूशन हो गया तो
इस चीज़ को सेलिब्रेट करने के लिए कि बहुत पॉजिटिव आउटकम हुआ है, गवर्नमेंट ने क्या एक्शन लिया था? रिलीज द रेगुलर सैलरी फॉर द फार्मर्स, सभी फार्मर्स को भत्ता मिलेगा रेगुलर वो। सेकंड, डिस्ट्रीब्यूट फ्री फूड टू ऑल पीपल, सबको फ्री खाना मिलेगा। थर्ड, रिलीज अ स्पेशल स्टैम्प व्हीट रेवोल्यूशन, एक स्पेशल स्टैम्प रिलीज किया गया था, या डिस्ट्रीब्यूटेड ग्रीन वेजिटेबल टू दी पीपल। तो फोर्थ वाला तो आप ऑटोमेटिकली एलिमिनेट कर सकते हैं, है ना, हरी सब्जी थोड़ी बांटेंगे कि सरकार यार, समझ रहे हो? तो दी आंसर इज कि उन्होंने एक स्पेशल स्टैम्प जो है व्हीट रेवोल्यूशन से डेडिकेटेड वो रिलीज किया था इस चीज को सेलिब्रेट करने के लिए, ठीक है। अब हम थोड़ी सी व्हीट रेवोल्यूशन की बात कर लेते हैं। व्हीट रेवोल्यूशन जिसको हम ग्रीन रेवोल्यूशन भी बोलते हैं, एक्चुअल में सबसे पहले ये इंडिया में नहीं आया, सबसे पहले ये आया लैटिन अमेरिका कंट्रीज में, जिसको हम मैक्सिको बोल लो आप, वहाँ आया। इसको लेके आया नॉर्मन बोरलो, जिसको हम फादर बोलते हैं, फादर ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन इन दी वर्ल्ड, ठीक है। और इसी की वजह से इसको नोबेल प्राइज से भी सम्मानित किया गया 1970 में, ठीक है। इंडिया में इसको लेके आने वाले थे हमारे MS स्वामीनाथन, और इनको फिर बोला गया फादर ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन इन इंडिया, ये चीज आपको ध्यान रखनी है, ठीक है। एक और पर्सन का नाम एसोसिएटेड है ग्रीन रेवोल्यूशन से, वो है हमारे विलियम गॉड। विलियम गॉड, याद रखना है कि जो ग्रीन रेवोल्यूशन जो नाम है ये इन्होंने दिया था, ये जो टर्म है ये विलियम गॉड ने दी थी। इंडिया में ग्रीन रेवोल्यूशन दो फेजेस में आया। पहली बात, जहां भूखा पड़ा था आंध्र प्रदेश, वहां पे लाया गया, और पंजाब वाले रीजन में लाया गया। क्यों लेके आए? क्योंकि यहाँ के जो किसान थे बाकी किसानों से थोड़े से अमीर थे, है ना। तो क्योंकि टेक्नोलॉजिकल रिवोल्यूशन था, नई मशीन आनी थी, हार्वेस्टर वगैरह आने थे, तो जाहिर सी बात है वहाँ वो लोग खरीदने भी, उनके पास उतना पैसा भी तो हो सके कि वो खरीदें, इसलिए आंध्र प्रदेश और पंजाब में सबसे पहले लाया गया। उसके बाद जब वो सक्सेसफुल हुआ तो सेकंड फेज में तमिलनाडु, यूपी एंड बाकी अदर स्टेट्स में लाया गया, ठीक है। इस ग्रीन रेवोल्यूशन में हम जो वीट यूज कर रहे थे वो था PL480। एक्चुअल में जो अमेरिका, इंग्लैंड वगैरह जो कंट्रीज है वहाँ पे PL480 जो वीट की वैरायटी है वो एनिमल्स को दी जाती थी, सूअर वगैरह को दी जाती थी। लेकिन भारत उस समय इतनी बुरी कंडीशन में था कि वो इसको इंपोर्ट करता था वहाँ से, और वही ये लोग हाई दाम में देते थे। लेकिन ग्रीन रेवोल्यूशन के बाद जो है HYV सीड्स, हाई ईल्ड वैरायटी सीड्स का यूज़ हो गया, इसी को हम मिरेकल सीड्स बोलते हैं। इसकी वजह से जो है इकोनॉमी में बहुत ग्रोथ देखने को मिली, ठीक है। एंड एक और, ये था हमारा वीट की वैरायटी है, एक हम राइस की वैरायटी भी लेके आए थे, ठीक है। वो IR8 था जो हमने फिलीपींस से मंगाई थी, और कुछ सालों बाद हमने इंडियन वैरायटी दो इंडियन वैरायटी उससे पैदा करी, एक का नाम था जया, एक का नाम था रत्ना। ये राइस की इंडियन वैरायटी है, प्रोड्यूस फ्रॉम IR8, दैट इज अ फिलीपींस वैरायटी, ठीक है। ये चीज़ आप रखनी है, ध्यान एक चीज़ रखनी है, कुछ बातें मैं आपको बता देता हूँ कि ग्रीन रेवोल्यूशन से ये चीज़ याद रखनी है, दो फेजेस में हुआ। सेकंड चीज़, इसमें हमने सिर्फ दो क्रॉप्स पे फोकस किया, वीट एंड राइस, अदर क्रॉप्स पे हमने फोकस नहीं किया। जब हम सेकंड ग्रीन रेवोल्यूशन की बात करेंगे तब हम देखेंगे कि हमने वो जो है वो अदर क्रॉप्स पे भी हमने फोकस दिखाया। थर्ड चीज़ ये है कि ग्रीन रेवोल्यूशन का जहाँ जहाँ फायदा था वहाँ वहाँ नुकसान भी था। नुकसान ये था कि जब पंजाब, आंध्र जैसे क्षेत्रों में जब टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल हुआ तो भर भर के जो है समर वगैरह लगी एंड भर भर के पानी आया, तो उससे क्या है वाटर लेवल जो है डाउन हो गया, क्योंकि आप नॉर्मली देखते हैं कि पंजाब हरियाणा वाले क्षेत्रों में पानी की कमी है। दूसरी चीज़ ये है कि जब फर्टिलाइजर वगैरह यूज़ हुए तो उससे क्या हुआ, जो सॉइल की एलिजिबिलिटी थी वो बढ़ गई, है ना। अब ज़्यादातर ज़मीन जो है वो नॉन यूजेबल बन गई। तो ये चीज़, ये क्या है, ग्रीन एवोल्यूशन के आफ्टर इफेक्ट्स हैं। ये चीज़ भी आपको ध्यान रखनी है अगर पूछ लिया जाता है तो, ठीक है। आते हैं आगे, खुदाई खिदमतगार, नाम सुना है आपने? अ नॉन वायलेंट मूवमेंट अगेंस्ट अमंग दी पठान्स वॉज स्टार्टेड बाय। तो पठानों के बीच में एक खुदाई खिदमतगार एक मूवमेंट चला, उसको कौन लेके आया था? अलूरी सीतारामन राजू, बख्त खान, खान अब्दुल गफार खान, या सचिंद्र बख्शी। तो इसको लेकर आए थे खान अब्दुल गफार खान, जिनकी मैंने फोटो लगा रखी है, अगर आप
आंसर दे पाते तो। कब पहली बार याद रखना, खुदाई खिदमतगार आया था 1929 में, मूवमेंट जो है आया था। और खान अब्दुल गफ्फार खान के बारे में 2 चीज़ पता होनी चाहिए। इनके एक तो निकनेम, इनको एक तो बच्चा खान से के नाम से भी जाना जाता है, बच्चा खान। दूसरी बात, इनको फ्रंटियर गांधी भी बोलते हैं, सीमांत गांधी। और इन्होंने एक रेड शर्ट मूवमेंट, जिसको हम लाल कुर्ती आंदोलन बोलते हैं, वो भी इन्होंने चलाया था। ठीक है। और ये पहले फॉरेनर थे, क्योंकि भाई आपको पता है पाकिस्तान अलग हो गया तो पाकिस्तान के बन गए थे, तो ये पहले फॉरेनर थे जिनको भारत रत्न से सम्मानित किया गया इन द ईयर 1987। ये चीज आपको ध्यान रखनी है। अच्छा, सेकंड कौन से थे ये आप मुझे बता दीजिए। सेकंड नॉन इंडियन टू गेट भारत रत्न, और कब मिला था? आगे आते हैं। Which of the following articles of the Indian Constitution mention that the state shall in particular direct policy towards securing that the ownership and the control of the material resources of community are so distributed as best to subserve the common good? ठीक है, जो रिसोर्सेस हैं उसको डिस्ट्रीब्यूट किया जाए ताकि जो है सबका भला हो सके। ऐसा जो है किस आर्टिकल में मेंशन है? 39A, 39B, 39C, 39D। ठीक है। उससे पहले जो हमारा आंसर, जो मैंने क्वेश्चन पूछा था कि सेकंड नॉन इंडियन कौन थे, याद आया नाम कुछ उनका? उनका नाम है नेल्सन मंडेला सर। इनको मिला था भारत रत्न कब? 1990 में। ठीक है, ये चीज आपको पता होनी चाहिए। अब बात करते हैं 39 आर्टिकल की या डीपीएसपी की। तो ये आपका 39 आर्टिकल है जो कि फर्दर डिवाइडेड है ABCDEF में। ठीक है। 39 आर्टिकल जो है वो बोलता है सर्टेन प्रिंसिपल ऑफ पॉलिसी टू बी फॉलोड बाय द स्टेट्स। ए में बोलता है कि दैट सिटीजन मैन एंड वुमेन आर इक्वली हैव द राइट टू हैव एडिक्वेट मीन्स टू लाइवलीहुड। हमने वैसे इसको याद किया, हमने याद किया LDC का एक क्लर्क है जो PhD में काम करता है, हमने ऐसे याद किया था। L से लाइवलीहुड, D से हमने याद किया था, D से डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिसोर्सेज, है ना, द ओनरशिप एंड द कंट्रोल ऑफ मटेरियल रिसोर्सेज ऑफ द कम्युनिटी आर सो डिस्ट्रीब्यूटेड एज बेस्ट टू सबसर्व द कॉमन गुड। तो आंसर क्या हो जाएगा? 39B आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, पहले मैं मार्क कर देता हूँ यहाँ पे, फिर आगे चलते हैं। आते हैं सी पे। सी से आपको याद करना था क्या? कंसंट्रेशन ऑफ वेल्थ। ठीक है, कि द ऑपरेशन ऑफ इकोनॉमिक सिस्टम डज नॉट रिजल्ट इन द कंसंट्रेशन ऑफ वेल्थ एंड मींस ऑफ प्रोडक्शन टू कॉमन डेट्रीमेंट। ऐसा ना हो जाए कि अमीर और अमीर हो जाए और गरीब और गरीब हो जाए, तो देयर शुड बी अ कंसंट्रेशन ऑफ वेल्थ। ठीक है। पी से हमने याद किया था इक्वल पे फॉर वर्क, इक्वल वर्क फॉर मैन एंड वुमेन बोथ। ठीक है, तो ये किस में है? ये 39D में है। ई में क्या है? ई में एच का मतलब क्या है? एच का मतलब क्या है मेरे दोस्त? हेल्थ के ऊपर हमने बात की थी, दैट द हेल्थ एंड स्ट्रेंथ ऑफ वर्कर्स मैन एंड वुमेन एंड द टेंडर एज ऑफ चिल्ड्रन आर नॉट अब्यूज्ड, that citizens are not forced by economic necessity to enter avocations unsuited to their age or strength। हमने बेसिकली हेल्थ सही करनी है। सी में हम चिल्ड्रन की बात करते हैं, अपॉर्चुनिटीज़ की बात करते हैं कि चिल्ड्रन को जो है अपॉर्चुनिटीज़ और फैसिलिटीज़ मिलनी चाहिए टू डेवलप इन अ हेल्थी मैनर एंड इन कंडीशंस ऑफ फ्रीडम एंड डिग्निटी, एंड दैट childhood and youth are protected against exploitation and against moral and material abandonment। तो ये चीज़ आपको 39 आर्टिकल पर्टिकुलरली बताता है। ठीक है, डीपीएसपी ये आपको पता है, तो ये आपको ध्यान रखना है इस आर्टिकल के बारे में। ओके, आगे आते हैं। इन southern ranges of which hill is Mawsin Ram located, which receive the highest rainfall in the world। आपको मैंने बताया अभी कुछ एक पिछले सेशन में कि मौसिन राम जो है जगह, वहाँ पे दुनिया में सबसे ज़्यादा जो है रेनफॉल जो है कैच की जाती है, देखिए मिली जाती है कि हाईएस्ट रेनफॉल जो है वहीं पे होती है। तो आपको बताना है कौन से रेंज में लोकेटेड है, शिवरॉय हिल्स, मिजो, खासी या नागा हिल्स। तो ये है आपका मेघालय में खासी हिल्स में, आपको पता है
है ना, ऐसा कुछ है। तो सॉरी सॉरी, ज़्यादा बन गया ना, ये गारो खासी जयंतिया करके यहाँ पर 3 हिल्स हैं, है ना, याद है। तो ये और ये राजमहल जो हिल्स हैं यहाँ पे, उसका एक्सटेंशंस हैं आगे यहाँ पे देखने को मिलती। तो ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए। और खासी हिल्स में ये हम वंगाला फेस्टिवल सेलिब्रेट करते हैं, जिसको हम फेस्टिवल ऑफ फेस्टिवल्स बोलते हैं। ठीक है, ये मैं आपको दिखा देता हूँ। ये नॉर्थ ईस्ट के जो हैं ये रेंज है, ये वेस्टर्न हिमालय के पार्ट हैं, डाफला, मेरी, अबोर, हिमिशमी, है ना, और पटकाई नागा, मणिपुर, मिजो, या फिर जिसको हम लुशाई हिल्स के नाम से भी जानते हैं, ये सब क्या है, ये ईस्टर्न हिमालय के पार्ट है। और ये हमारा मेघालय है, इसमें 3 आप ये पहाड़ियाँ देख सकते हैं, एक पहाड़ी ये, एक पहाड़ी ये, कलर से भी अलग दिखा रखा है, जिसको हम बोलते हैं गारो खासी जयंतिया। गारो में वंगाला फेस्टिवल सेलिब्रेट करते हैं, जिसको हम फेस्टिवल ऑफ फेस्टिवल्स बोलते हैं। खासी में हम नोंगक्रिम सेलिब्रेट करते हैं। जयंतिया में बेहदीन खलाम फेस्टिवल हम सेलिब्रेट करते हैं। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है, ठीक है। और गारो हिल्स में ही एक पीक है, नोक्रेक पीक, जिसकी हाइट है 1412 मीटर। ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है, ठीक है। बाकी हम ईस्टर्न हिल्स के बारे में आगे फिर कभी चर्चा करेंगे। अभी आपको इतनी चीज़ दिमाग में बैठानी है और रिकॉल करना है बेसिकली आपको, ठीक है। आगे आते हैं। इंडिया फिनिश्ड ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग पोजीशंस इन ओवरऑल मेडल टैली एट कॉमनवेल्थ 2022। तो 2022 जो कॉमनवेल्थ हुआ था बर्मिंघम इंग्लैंड में, है ना, उसमें भारत की क्या पोजीशन थी, ये आपसे पूछा गया है। 3rd 4th 1st या 2nd, ठीक है। तो देखो, फर्स्ट तो आपका इंग्लैंड, फर्स्ट जो है ऑस्ट्रेलिया रहा था, मैं आपको ऐसे याद करा था। फर्स्ट ऑस्ट्रेलिया रहा था, सेकंड आपका इंग्लैंड रहा था, थर्ड आपका कनाडा रहा था, और फोर्थ आपका इंडिया रहा था, ठीक है। विथ 61 मेडल्स, इंडिया को 61 मेडल मिले थे, जिसमें से 22 गोल्ड थे, 16 सिल्वर थे, और बच गए 23 जो है वो ब्रॉन्ज थे। तो ये भारत का वो था रिकॉर्ड। और 22 वाला कहाँ हुआ था, बर्मिंघम इंग्लैंड में, ये मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया है, बर्मिंघम, ठीक है, आप समझ जाएंगे भाई, है ना। आगे आते हैं। टू गेन कंट्रोल ओवर कन्नौज, द ट्राइपार्टीट स्ट्रगल वॉज फॉट बिटवीन विच ऑफ द फॉलोइंग डायनेस्टी। जो त्रिपति युद्ध हुआ था, जिसको हम कन्नौज स्ट्रगल या फिर कन्नग भुज स्ट्रगल के नाम से जानते हैं, वो किन 3 डायनेस्टीज के बीच में हुआ था, ये आपको बताना है, ठीक है। प्रतिहार, राष्ट्रकूट या पाल, सोलंकी, परमार या चंडेला, खलजी खिलजी, सॉरी खलजी लिख दिया क्या, क्या भाई है, खिलजी, तुगलक एंड लोधी, पल्लव, पांड्या, चोला। तो ये आपको भाई बहुत बार अच्छे से याद होगा, है ना। प्रतिहार, प्रतिहार सुन के कंफ्यूज नहीं होना, ये गुर्जर प्रतिहार है, ठीक है। आपने गुर्जर गुर्जर सुना हो तो प्रतिहार करके आप भूल जाओगे भैया कहाँ है गुर्जर, तो देख मिल नहीं रहा। तो यही है आपका ऑप्शन, गुर्जर प्रतिहार, राष्ट्रकूट एंड पल्लव डायनेस्टी के बीच में ये हुआ था युद्ध, 790 AD में हुआ था, ठीक है। ये कन्नौज है आपकी, इसके बीच में युद्ध हुआ था। यहीं पे, यहाँ पे आप मान लो, यहाँ पे थी आपकी पाल डायनेस्टी, जिसके फाउंडर्स हैं गोपाल। राष्ट्रकूट के फाउंडर हैं दंतिदुर्ग, जिन्होंने हिरण्यगर्भ परफॉर्म किया था, जिसको हम गोल्डन वूम के नाम से जानते हैं। इनकी कैपिटल है मानेखेत। गुर्जर प्रतिहार की जो फाउंडर हैं वो है नागभट्ट, ठीक है। और इनकी कैपिटल थी उज्जैन, और कुछ टाइम तक उज्जैन रही, कुछ टाइम तक कन्नौज रही। तो इन तीनों के बीच में युद्ध हुआ कन्नौज को लेके, क्योंकि आपको पता है ये जो कन्नौज है, इसकी लोकेशन इस तरह की है कि इस तरह इधर से जो है, यहाँ पे बहुत ही अच्छे खेत मिलेंगे आपको, सब कुछ मिलेगा, मतलब कि रिसोर्सेज बहुत ज़्यादा हैं, और एक तरह से आप कंट्रोल भी कर सकते हैं चीज़ों को। तो इस चीज़ के लिए, ये कंट्रोल सिस्टम पाने के लिए युद्ध हुआ था गुर्जर प्रतिहार, राष्ट्रकूट और पाल डायनेस्टी के बीच में। जीता कौन था इसका तो भाई फैसला नहीं हो सकता, क्योंकि इसके बारे में चर्चा नहीं है, पर ऐसा माना जाता है कि गुर्जर प्रतिहार ने कुछ हद तक, कुछ टाइम तक कन्नौज पे रूल किया था, ठीक है। 790 AD में ये युद्ध हुआ था, ये चीज आपको ध्यान रखनी है। आगे आते हैं। Which of the following researchers observe densely strained
रेटिकुलर स्ट्रक्चर सराउंडिंग द न्यूक्लियस। ये स्ट्रक्चर है, फोटो दे रखी है। ये किसने जो है देखा था, किसने ऑब्जर्व किया था? विलियम हार्वी, फ्रांसिस क्रिक, कैमिलियो गोल्गी या लुइस पैस्चर? पहली बात तो ये है क्या? तो ये है आपका गोल्गी अपरेटस। बस इतनी सी चीज पता होनी चाहिए। जहां आपके मुंह में गोल्गी नाम आ गया वहीं आप आंसर आपका कैमिलियो गोल्गी हो जाएगा। ठीक है, और हमें क्या पता होना चाहिए? गोल्गी अपरेटस के बारे में आप चीज़ों को रिकॉल कीजिए, जैसे कि इसको पोस्ट ऑफिस ऑफ सेल बोलते हैं। और पोस्ट ऑफिस का काम क्या होता है? वही इसका काम है, पैकेजिंग एंड डिस्पैचिंग। जो चीज़ें भाई रेटिकुलम जो है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम भेजता है, उसको ये पैक करके डिस्पैच कर देता है। सिंपल सी बात है। और ये लाइसोसोम के प्रोडक्शन में भी हेल्प करता है। अब लाइसोसोम क्या होते हैं? लाइसोसोम, ठीक है, प्रोडक्शन में भी हेल्प करता है। हेल्प क्या होते हैं मैं आगे बताऊंगा, मैंने सेल के बारे में डिस्कस करेंगे हम थोड़ा सा। और जो क्वेश्चन पूछा जाता है, मेन चीज़ ये पूछा जाता है, इसके दो फेस होते हैं। एक को हम बोलते हैं सिस फेस, एक को हम बोलते हैं ट्रांस फेस। आपसे पूछा जाता है कि ये फेस जो है किसकी तरफ होते हैं? जो सिस फेस होता है वो गोल्गी अपरेटस एंड न्यूक्लियस के बीच के फेस को हम, जो उसकी न्यूक्लियस की तरफ फेस होता है उसको हम सिस फेस बोलते हैं। जो सेल मेम्ब्रेन की तरफ फेस होता है उसको हम ट्रांस फेस बोलते हैं। ठीक है, मैं आपको दिखाता हूँ आगे। ये आपका गोल्गी अपरेटस है, तो आप देख सकते हैं ये फेस जो है ये सेल मेम्ब्रेन की तरफ है, तो ये आपका ट्रांस फेस हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ट्रांस फेस। और ये फेस आपका न्यूक्लियस की तरफ है, तो ये आपका हो जाएगा सिस फेस। आई होप ये चीज आपको समझ में आ गई हो। ठीक है, ये बात थी गोल्गी अपरेटस की। अब हम बाकी की बात कर लेते हैं। न्यूक्लियस से शुरू करते हैं। आपको पता है न्यूक्लियस दो चीजों से मिलकर बनता है, एक डीएनए, दूसरा प्रोटीन। और प्रोटीन का नाम क्या होता है ये आपको पता याद होना चाहिए, हिस्टोन नाम का प्रोटीन होता है। ठीक है, ओके। दो तरह के एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होते हैं, है ना? एक को हम बोलते हैं स्मूथ, एक को हम बोलते हैं रफ। रफ क्यों होता है? क्योंकि ये जो होते हैं, ये जो आप देख रहे हैं छोटे छोटे बिंदु, इसको हम बोलते हैं राइबोसोम। ये राइबोसोम के प्रोडक्शन में हेल्प करते हैं, इसलिए ये है रफ हो जाते हैं। और राइबोसोम क्या करता है? ये प्रोटीन को सिंथेसाइज करने में हेल्प करता है। ठीक है, और सिर्फ जो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, जिसको हम RER शॉर्टकट में बोलते हैं, इसका काम सिर्फ यही नहीं है कि राइबोसोम को प्रोड्यूस करना, इसका काम एक और है। ये जो है हाइड्रोलिटिक एंजाइम को भी प्रोड्यूस करता है। अब ये हाइड्रोलिटिक एंजाइम क्या होता है? देखो, हाइड्रोलिटिक एंजाइम जो है वो राइबोसोम के काम का है, पर राइबोसोम तो जो है उसको प्रोड्यूस करता है गोल्गी अपरेटस। तो यहाँ पे देखने वाली बात है, यहीं पे समझने वाली बात है। राइबोसोम जो है उसको प्रोड्यूस करता है गोल्गी अपरेटस, बट जो हाइड्रोलिटिक एंजाइम होता है वो प्रोड्यूस करते हैं RER, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। अगर हम स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की बात करें तो ये दो काम करते हैं। पहला चीज, फैट एंड लिपिड को प्रोड्यूस करते हैं, सिंथेसाइज करते हैं। दूसरी चीज, डिटॉक्स करते हैं ये किसको? पॉइजन और ड्रग को फ्रॉम दी बॉडी। प्रिजन नहीं है, पॉइजन है, ठीक है, एंड ड्रग। ओके, ये चीज आपको ध्यान रखनी है। लाइबोसोम की बात करें तो इनको सुसाइड बैग ऑफ सेल बोलते हैं, और ये बैग ऑफ सेल बोलते हैं, और ये वेस्ट के डिस्पोजल में हेल्प करते हैं। अब होता क्या है, मान लो कोई आतंकवादी घुस आया, तो ये भैया क्या करते हैं, ये आतंकवादी से चिपक जाएंगे और खुद ही फट जाएंगे, बोलेंगे ना हम रहेंगे ना आतंकवादी रहेंगे। ये काम है। और ये करता कौन है, किसकी हेल्प से करते हैं? ये हेल्प करते हैं हाइड्रोलिटिक एंजाइम की हेल्प से, जो कि प्रोड्यूस करता है रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ये चीज आपको ध्यान रखनी है। ओके, यहां तक इतनी चीज। उसके बाद आते हैं हम माइटोकॉन्ड्रिया पे। अब माइटोकॉन्ड्रिया का आपको पता है, इसको हम पावर हाउस ऑफ सेल बोलते हैं, पहली चीज, है ना? क्यों बोलते हैं? क्योंकि एनर्जी करेंसी ये प्रोड्यूस करता है, ATP, एडिनो टाइप फॉस्फेट, ये प्रोड्यूस करता है, जिसको एनर्जी करेंसी बोलते हैं। सेकेंड चीज, ये एपोप्टोसिस में भी हेल्प जो है इसका कुछ ना कुछ
लिंक होता है, इन्वॉल्व होता है। अपोप्टोसिस क्या है, ये बेसिकली जो है डेड सेल का जो है जो मतलब वो जो क्या बोलते हैं उसको, मुझे एकदम से वो शब्द याद नहीं आ रहा, जितना दिमाग मेरा जो है तेज भाग रहा है। चलो उससे पहले हम सेल मेम्ब्रेन को देख लेते हैं एक बार, याद आएगा तो मैं बताता हूँ आपको। ठीक है, सेल मेम्ब्रेन जो है ये इसके दो, इसका मेजर काम जो है वो है टू प्रोवाइड शेप ऑफ सेल, प्रोवाइड शेप टू सेल, सॉरी, सेल को शेप देता है ये। सेकेंड चीज क्या है, ये 50% प्रोटीन से बनता है और 50% इसमें फॉस्फोलिपिड होता है, फॉस्फोलिपिड से ये बनता है। दूसरी चीज, ये भैया जो है ये ये जो सिक्योरिटी गार्ड है ये सबको अंदर नहीं घुसने देता, इट इज सेलेक्टिवली परमेएबल। ठीक है, ये सबको अंदर नहीं घुसने देता, यही चीज आपको ध्यान रखनी है। सेल वॉल और सेल मेम्ब्रेन में यही चीज जो है इन दोनों को अलग करती है ना। जबकि सेल वॉल जो है प्लांट सेल में देखने को मिलती है, ये हमारा एनिमल सेल है, पर सेल वॉल और सेल मेम्ब्रेन में यही खासियत है, सेल मेम्ब्रेन जो है सिलेक्टिवली परमेएबल होता है, सेल मेम्ब्रेन ऐसी नहीं होती है। ठीक है, ये चीज आपको ध्यान रखनी है, और ये सेल का बेसिक स्ट्रक्चर है, बेसिक फंक्शनैलिटी है, ये आपको याद रख लेना है, कभी भी भूलना नहीं। ठीक है, आगे आते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट, नॉट करेक्ट पूछा है, ध्यान रखना। ठीक है, रिगार्डिंग सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम, सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम के रिगार्डिंग जो है कौन सी बात जो है, कथन जो है वो गलत है। सेविंग एज वेल एज गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर आर इंजेक्शन टू दी सर्कुलर फ्लो, चलो यही बात जो है वो गलत है। सेविंग और गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर दोनों अलग अलग चीज़ें, दोनों इंजेक्शन नहीं होते। ठीक है, गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर इंजेक्शन होता है, बिल्कुल सही बात है, लेकिन सेविंग जो है वो लीकेज होती है, इंजेक्शन नहीं होती है। मैं आपको बताऊंगा ये सर्कुलर फ्लो क्या है, मैं आपको समझाता हूँ। ठीक है, ठीक है, मैं समझा ही देता हूँ। ठीक है, ये आपका सर्कुलर फ्लो है। ठीक है, सिंगल सेक्टर इकोनॉमी में सर्कुलर फ्लो डायग्राम यूज होता है। हम ऐसे समझते हैं कि दो चीजें हैं, एक मान लो इंडिविजुअल है और एक बिजनेस है, फैक्ट्री है। ठीक है, ये दोनों आपस में इंटरडिपेंडेंट है। कैसे, बिजनेस चलाने के लिए जो है लेबर चाहिए, लेबर कौन देगा, यहां से आएगी लेबर आएगी। अब इनका घर चलाने के लिए इनकम चाहिए, इनकम कौन देगा, बिजनेस देगा। ठीक है, तो समझ रहे हो, तो ये दोनों आपस में इंटरलिंक हैं, और इसी के बीच में दो चीजें होती हैं, एक होता है लीकेज, एक होती है इंजेक्शन। इंजेक्शन जो होते हैं वो आइटम्स होते हैं जो कि इस पूरे प्रोसेस में मनी को ऐड करते हैं। जस्ट लाइक गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर, गवर्नमेंट खर्चा करेगी तभी तो लोगों के पास पैसा जाएगा ना, समझ रहे हो। तो गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर इज अ काइंड ऑफ इंजेक्शन विच एड्स मनी टू दी सर्कुलर फ्लो। वही सेविंग जो है वो एक तरह का लीकेज है, सेविंग जो है एक तरह का लीकेज है, मतलब कि क्या है वो मनी जो अवेलेबल है उसको कम कर रही है। भाई लोग अपने हाथ में अगर सेविंग करने लगाएंगे, अपने हाथ में पैसा रखेंगे तो खर्च नहीं करेंगे, तो जो इकोनॉमी है उसमें पैसा कम रह जाएगा ना, मेरी बात समझ रहे हो। तो वो फ्लो पे पैसा कम रह जाएगा, तो वो एक तरह से लीकेज हो जाएगा, लीकेज है, समझ रहे हो। तो ये आपका सर्कुलर फ्लो डायग्राम है, याद रखना। सिंगल सेक्टर इकोनॉमी में ये काम आता है, सिंगल सेक्टर या डबल सेक्टर बोल लो एक तरह से, उसमें ये काम आता है, ट्रिपल सेक्टर में ये काम नहीं आता है। तो ये चीज आपको समझनी है। ठीक है, और याद रखना कि जो रियल फ्लो और जो मॉनेटरी फ्लो होता है सर्कुलर इस पूरे डायग्राम में, वो अपोजिट होता है डायरेक्शन में। ठीक है, और एक की इनकम दूसरे का एक्सपेंडिचर होती है। याद रखना, एक की इनकम, इसकी इनकम इसका एक्सपेंडिचर है, इसकी इनकम इसका एक्सपेंडिचर है। ये आप समझ लो, बेसिकली ये समझ लोगे तो आप इजी हो जाओगे आपके लिए समझना। ठीक है, दोनों एक दूसरे पे इंटरडिपेंडेंट है। ठीक है, आगे आते हैं। The type of reaction that is typically found when a material that is required for the reaction to proceed, such as a surface or catalyst, is saturated by the reactant is known as dash order reaction. तो कौन सा ऑर्डर है, इट इज जीरो ऑर्डर है, जिसको हम जीरोथ भी बोलते हैं। अब देखो जीरोथ फर्स्ट सेकंड क्या होता है, मैं आपको बेसिकली समझाता हूँ, उसके बाद मैंने फोटो लगा रखी है, मैं आपको उसके थ्रू भी समझाऊंगा। देखिए जीरो ऑर्डर रिएक्शन क्या होता है, जैसे मान लो
ए और बी मिलके सी बना रहे हैं, पर ये जो सी है ये ए बी पे डिपेंडेंट नहीं है। ठीक है, मान लो इस रिएक्शन को करने के लिए सनलाइट की जरूरत है, सनलाइट मिलते ही सी प्रोड्यूस हो गया, मतलब ए बी की जरूरत के ऊपर ये डिपेंड नहीं है। ऐसे रिएक्शन को हम जीरोथ रिएक्शन बोलते हैं, जिसमें जो हमारा रिजल्टेंट है वो रिएक्टेंट के ऊपर डिपेंड नहीं होता, रादर देन वो कैटलिस्ट या सरफेस के ऊपर डिपेंडेंट होता है। याद रहेगा, अगर मान लो दो रिएक्टेंट हैं, उसमें से रिएक्शन जो है वो एक रिएक्टेंट के ऊपर डिपेंडेंट है, एक के ऊपर डिपेंडेंट है, तो ऐसे को हम फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन बोलते हैं। अगर दो पे डिपेंडेंट है तो उसको हम सेकंड ऑर्डर बोलते हैं। ये आप बेसिक समझ लो, आप ये समझ लोगे तो आपकी ज़िंदगी आसान हो जाएगी। ठीक है, ज़्यादा आपको उसमें समझने की जरूरत नहीं है। लेकिन अगर मैं आपको केमिस्ट्री लैंग्वेज में समझाऊं तो ये आपकी केमिस्ट्री लैंग्वेज है। A zeroth order reaction is one whose rate is interdependent of concentration. Interdependent, डिपेंड नहीं है, उसको लिखते हैं हम, रेट को हम कैसे लिखते हैं, ठीक है, देख सकते हैं आप। फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, द रिएक्शन रेट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द कंसंट्रेशन ऑफ वन ऑफ द रिएक्टेंट। यहाँ चीज़ें आप समझ गए होंगे। तो देखो जैसे ए और बी है तो ए पे वो डिपेंड कर रहा है, तो इस तरह से हम रेट को जो है रिप्रेजेंट करते हैं या फिर लिखते हैं फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के केस में। और सेकंड ऑर्डर की बात करें तो सेकंड ऑर्डर रिएक्शन इज वन हुज रेट इज प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द कंसंट्रेशन ऑफ वन रिएक्टेंट। ये तो स्क्वायर से है, मतलब कि दो चीज़ से है, या तो स्क्वायर से या तो दो रिएक्टेंट से वो डिपेंड हो रहा है, तो उसको हम बोलते हैं सेकंड ऑर्डर रिएक्शन। उसको हम लिखते हैं के ए स्क्वायर या फिर के ए बी। अगर दो रिएक्टेंट है तो के ए बी भी लिख लोगे आप, तो कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो ये चीज़ आपको समझनी है। ओके, तो ये है आपके फर्स्ट ऑर्डर, सेकंड ऑर्डर, थर्ड ऑर्डर। कभी भी कंफ्यूज नहीं होना, थोड़ी सी चीज़ समझ लोगे आप तो आप इजीली कर पाओगे। ठीक है, आगे आता है द रजिस्टर्ड ऑफिस ऑफ संगीत नाटक अकेडमी। आपको पता है संगीत नाटक अकेडमी अवार्ड देती है ना। आपको बताना है कि इसका जो अकेडमी है इसका ऑफिशियल जो है ऑफिस कहाँ पे है। तो मैं आपको एक बार लोगो दिखा देता हूँ। ये आपकी संगीत नाटक अकेडमी है, ये लोगो है आपका। ठीक है, और ये कहाँ पे है तो ये आपकी न्यू दिल्ली में। कहाँ पे है? न्यू दिल्ली में। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। ठीक है, करंट अफेयर का सवाल था, या फिर मतलब कि स्टैटिक भी मान लो एक तरह से। ठीक है, इसके बारे में ज़्यादा हमें कुछ डिस्कस करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, तो यहीं पे जो है हमारा आज का सेशन जो है वो समाप्त होता है। आशा है आपको बहुत ही मज़ा आया होगा, हेल्पफुल लगा होगा। पर क्योंकि हम रिवीजन कर रहे हैं तो थोड़ा सा हम फास्ट चलेंगे, एकदम हम लास्ट में आए हैं। अब बस हमारा जो है एक ही दिन का एनालिसिस या फिर कह लो, या फिर रिवीजन कह लो, एक ही दिन का बचा हुआ है 26 तारीख का, है ना। तो उसको हम फटाफट देखेंगे एंड फिर आगे बढ़ेंगे, मूव ऑन करेंगे। ठीक है, तो आई होप आपको ये सेशन पसंद आया होगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे सभी को।